श्रीमान बी सुधीर, माननीय कोषाध्यक्ष IIA, श्री रानी ML वदामुथु, संयुक्त सचिव, श्री संदीप बावड़ेकर जी, श्री अक्षय कुमार बेउरिया जी, श्री CR राजू, सुश्री विभा श्रीवास्तव जी, श्री अक्षय शेलुकर, चेयरपर्सन IIA भोपाल सेंटर, सह संयोजक IIA नेटकॉन, श्री नितिन धुले जी, अध्यक्ष IIA इंदौर सेंटर, सह संयोजक IIA नेटकॉन। इस अवसर पर देश और दुनिया से पधारे सभी विश्वकर्मा बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई कारणों से आपकी इस ट्रांसम का ये जो आयोजन है, भारतीय वास्तुकार संस्थान के इस आयोजन में मैं मिश्रित रूप से बोलना चाहूँगा। कुछ यहाँ की संस्कृति की भी बात करूँगा, कुछ आपकी भूमिका की बात करूँगा। बदलते दौर में आज हम जिस जगह पे हैं, आपकी जो महत्ता है, अतीत के कालक्रम में भारत के माध्यम से भारत की जो भूमिका है, ऐसे कई अवसरों को जोड़ करके जब हम देखते हैं तो कुछ प्रश्न भी उठते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, कुछ अनुत्तरित भी रह जाएंगे, कुछ आपके लिए भी जिज्ञासा समाधान कराने के लिए कुछ मैंने अभी पूछा है कि आप किस किस प्रकार से 2-3 दिन का समय आपने क्या प्लान बनाया है। तो मुझे मालूम पड़ा कि एक तो आप महाकाल की भस्मारती सब करना चाहते हैं, तो मैं महाकाल से आपको बैठे बैठे यहीं मिलाने का प्रयास करता हूं। आप सबके अंदर कालों के काल महाकाल, जिसके हम सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये जो जीवन हमारा है, ये जीवन जब आप परसों भस्मारती जाके देखोगे, मैं जीवन दृष्टि का थोड़ा सा लघु रूप बताने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः हमारा सबका जन्म कब हुआ, हम साल से महीने से गिनते हैं, लेकिन ये अधूरा है। हम सबका जीवन एक एक सांस से बंधा हुआ है। एक सांस अंदर से बाहर नहीं आएगी तो यही हमारे लिए महाकाल ने समय नियत कर लिया, इससे आगे किसी के पास समय है नहीं। तो हर सांस से हमारा जन्म समय है, हर सांस से हमारा जीवन है। हम इस सांस के बाहर कहाँ हैं? और सांस है तो विश्वास है, और इसीलिए हर एक का जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, ये काल का समय है, और यही सच्चे अर्थों में महाकाल का समय है। ये हमको जीवन में परमात्मा ने यश दिया है। इसलिए अब हम वास्तुकारों के बीच में जाएंगे, रूपांकरों के बीच में जाएंगे, रूप को देखने जाएंगे। तो रूप को हम ढूंढेंगे तो रूप मिलता कहाँ है? जैसे हम अपने जीवन में अपने स्वयं के माँ के गर्भ में एक बिंदु आत्मा के रूप में आता, धीरे धीरे सने सने भ्रूण बनता है। तो पहले एक बूंद है वो आप हो, फिर आगे वाला भ्रूण है वो आप हो, छोटा बच्चा पैदा होकर के निकल के आता वो भी आप हो, जवानी की दहलीज पे कदम बढ़ाता हुआ शरीर दुनिया के तमाम सपनों पे विजय पाने की आकांक्षा इच्छा लिए आगे बढ़ कर के एक पूरी दुनिया में मेरे से ज़्यादा समझदार कौन है, मेरे से ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है, सब दुनिया के सपने समेटे हुए वो भी वही रूप है जो माँ के गर्भ में है। और चिता की आने वाले कल की भस्म भी वही है। सत्य ढूंढते रहेंगे, यहाँ है वहाँ है वहाँ है, लेकिन ना यहाँ है ना वहाँ है। रूप निराकार है, ये कालों के काल महाकाल है। हम सबके जीवन में इनका रोज दर्शन होता है। जहाँ ढूंढोगे वहाँ महाकाल। इसलिए जब आप भस्मारती के दर्शन करने जाओगे तो भस्मारती में आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे के पहले पहले मंदिर जाना पड़ेगा, और मंदिर में आप निराकार परमपिता परमेश्वर की उस आकार साकार वाली मूर्ति को देखोगे। तो मूर्ति में आप देखोगे, आपके ध्यान में आएगा उस निराकार के ऊपर एक जल का
पात्र से केवल जल डाला जाएगा और जल अर्थात माँ के गर्भ में अपनी आत्मा का प्रवेश हुआ और उसी के साथ साथ दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत का आपके सामने स्नान कराएंगे। स्नान कराते कराते अर्थात ये हमारा पंच तत्वों का बना हुआ पिंड बनने लगता है। उस बनते हुए पिंड में अपने सामने ही पंडित जी आँख, नाक, कान पूरे भगवान को सजाते हुए साकार निराकार से साकार रूप बनेगा और साकार रूप बनते बनते ही आपके सामने वापस स्वाभा कीर्ति एक अच्छा ताप वाला स्वरूप बना और फिर उसी के साथ साथ भगवान के उस बने हुए स्वरूप के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार करते हुए आनंद के साथ पूर्ण यौवन की तरफ आदमी जब जिस प्रकार से अपने जीवन में एक अलग प्रकार का स्थान पाता है और ऐसे में जैसे ये बन के तैयार होता है उसी समय वापस भस्मीभूत से संसार में हम सब जानते हैं कि जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी आग का गोले से निकलने वाली राख से जो पृथ्वी बनी है और राख से आपका परिचय कराने का महाकाल के ऊपर उसको भस्म बोलते हैं। उसके बाद धूमधाम से आरती होगी, वो भस्मारती है और जैसे आपके सामने भस्मारती संपन्न हुई, कभी आप अंदाज लगा लो कि 1-1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से सजा सुजू के भगवान को तैयार किया गया, लेकिन जैसे जल के सामने भगवान की रूप की शुरुआत की थी, आप ऊपर उठ के बाहर नहीं होगे, उसके पहले वापस जल से पूरा वैसे ही निराकार रूप बना देंगे। जो 4 बजे था वही 6 बजे मिलने वाला है। तो कभी कभी मन में आता है कि इतनी मेहनत करी, कम से कम दिन भर तो रहने दो, लेकिन वो जीवन दृष्टि है, जन्म से मृत्यु की पूरी लघु यात्रा वो आपके सामने भस्मारती के रूप में दिखाएंगे। वो आपके आनंद का वो अवसर रहेगा, वो जीवन दृष्टि हमको दिखाई देगी कि इस संसार में जो जन्मा है वो सब एक बार जन्म के बाद उसका जन्म सदैव मृत्यु की ओर दौड़ते हुए है। कोई अमर नहीं, हर कोई जो जन्म लेकर आया है अब उसका जन्म नहीं है, वो मृत्यु की यात्रा है। कोई आज पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा। जिसका जितना समय परमात्मा ने प्रारंभ में दिया है उतना समय उसके पास है। लेकिन इस सारे चीजों में वास्तुकारों में जब बात बोल रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री के नाते से बोल रहा हूं तो मुझे अपनी भूमिका का भी स्मरण है, जिसके कारण से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपके एसोसिएशन को बधाई देना चाहूँगा कि आपने भोपाल का मध्य प्रदेश का चयन किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ सरकार की ओर से। इसकी 2 भूमिका, एक वर्तमान में शासन के व्यवस्थाओं का मैं अभी वर्तमान में पात्र अधिकारी, लेकिन इस नाते से नहीं, एक और बड़े कारण से भोपाल में जब मैं बात कर रहा हूं तो भोपाल में राजा भोज का 1000 साल पुराना वो वास्तुशिल्प का उनके अद्भुत नमूने आपको दिखाई देंगे, जिसके बलबूते पर काल के प्रवाह में हमारे वास्तुशिल्प की कितनी अलग प्रकार की उन्नत अवस्था थी, उसके प्रमाण भी आपको दिखाई देंगे। ये भोपाल का ताल आपको दिखाई देगा, जो भोपाल का ताल नहीं, मूलतः ये बांध है। अब इसकी कल्पना आप करें, बांध और तालाब में जो अंतर होता है आप सबको मालूम है। तालाब में जितना पानी भराओ उस पानी के भरने की क्षमता ऐसी होती कि उससे बांध का रूप कब बनता है, जब वो पाल तोड़ के निकल जाए। लेकिन तालाब आपको कहने के लिए तालाब है, भोपाल का तालाब नहीं है, ये भोपाल का बांध है। लेकिन बांध बनाने की 1000 साल पुरानी विधा भी कैसे थी, जो आज भी हमारे लिए समसामयिक होगी। आज नदी में कोई भी बांध बनाता है तो उसकी मुख्य धारा को रोक करके पानी स्टोर करने की क्षमता होती, और जब मुख्य धारा में पानी के ऊपर बांध बनता है तो हमारा कितना ही अच्छा उन्नत सब प्रकार का मटेरियल लगे, आज नहीं तो कल उसको टूटने की संभावना पूरी होती और लागत भी कितनी बढ़ जाती। लागत भी जितनी धारा जितनी तेज आएगी, टिहरी के बांध से लेकर के अपने मोरवी के बांध तक सब दूर हमने ये विभीषिकाएं देखी है, लेकिन ये बांध उससे उत्कृष्ट श्रेणी का है। इसकी भौगोलिक अवस्था ऐसी कि चारों तरफ चट्टान में पानी रोक रहा है, कोई मुख्य धारा को नहीं रोका है, और इसका डिस्चार्ज बहुत छोटा सा अलग से, पानी का लेवल वहां से मेंटेन हो जाता है, लेकिन ये पूरा बांध भरा रहता है। ये आज भी ये विधा की जरूरत है बांध बनाने में, जिसमें न्यूनतम खर्च में अधिकतम पानी का स्टोर कर ले, और बाढ़ की संभावना बहने की है ही नहीं। इसलिए भोपाल इस तालाब के पूरे नीचे बैठा हुआ है, पूरा बसा हुआ है। लेकिन भोपाल के लोगों को कभी ये बांध खतरे में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए चट्टान हमेशा उनके रोकने का काम करेगी और पानी को स्टोर करने का काम भी हो रहा है।
तो एक तरह से ये भी उत्कृष्ट उदाहरण जल रचनाओं को लेकर के, डैम बनाने को लेकर, आज के समय में भी ये अगर अच्छा लगता हो तो हाथ रात में ताली का कुछ आनंद आ सकता राजा भोज के लिए। मैं ये उदाहरण के बाद आपको दूसरा उदाहरण हमारे सामने है, जो अपने वर्तमान में राजा भोज के मंदिर का उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। राजा भोज ने अपने भोजपुर का ताल और तालाब बनाते